कमेंट बॉक्स में ज़रूर शामिल करें। हम देखना चाहते हैं कि हमारी कहानी कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है। और आज की जो हमारी कहानी है आज की जनरेशन पर आधारित है। जो आजकल की जनरेशन अपनी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस कहानी को सुनकर उन लोगों को ज़रूर सीख मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज मेरी शादी हो रही थी। मैं शादी के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं थी। मैंने अपने माँ बाप को साफ मना कर दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी न करने के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। मैं नहीं चाहती थी मेरा ये राज सबके सामने खुल कर आए। मैंने अपनी माँ के सामने रो रो कर विनती की थी कि प्लीज़ मेरी शादी मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। कहने लगी, तुम हमारी इकलौती औलाद हो। शादी करके हम अपने फ़र्ज़ से आज़ाद होना चाहते हैं। हमारे बाद तुम्हारा क्या होगा, ये सोचकर ही हमें डर लगता है। शादी एक ऐसा मजबूत बंधन है कि तुम अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारोगी और हम भी सुकून से मर सकेंगे। मेरी ज़िद को देखते हुए मेरी माँ ने मेरे सामने भी हाथ जोड़ दिए थे। मैं अपनी माँ को यूँ रोते हुए नहीं देख सकती थी। मजबूरी में ही सही मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुकी थी। मैं दुल्हन बनी आज अपने पति के घर आई थी। मेरी नंद ने मुझे कमरे में बिठाया और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। मुझ पर इसका डर था कि मेरे दिल की धड़कनें तेज़ी से चल रही थीं। मेरा पूरा शरीर काँप रहा था। मेरे हाथ ठंडे हो रहे थे। जैसे जैसे समय गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता ही जा रहा था कि कुछ ही देर में मेरा पति आमिर कमरे में आ जाएगा और यह सोचकर ही मेरी जान निकल रही थी कि फिर उसके बाद क्या होगा। मैं अभी भी अपनी इन्हीं सोचों का ताना बाना बुन रही थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला था। सामने मेरा पति आमिर खड़ा था। उसे देखकर तो जैसा मुझे लगा मेरा अगला सांस ही नहीं आएगा, क्योंकि दिल में कुछ होने लगा था। उसने एक नज़र मुझे देखा। पता नहीं क्यों उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। वह अभी तक कमरे के दरवाजे पर ही खड़ा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा उसने ज़ोर से बंद किया और फिर से बाहर चला गया। मेरा दिल तो जैसे दरवाज़ा बंद होने पर यूँ हुआ था जैसे सीने में ही थम जाएगा। अभी कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे का दरवाज़ा दोबारा खुला तो मेरी जेठानी बदहवासी के आलम में अंदर दाखिल हुई थी। उनके हाथ में एक सफ़ेद रंग की चादर थी। कहने लगी, एक तो शादी के हंगामे में मैं भूल ही गई थी। आमिर ने तो 10 मिनट के अंदर अंदर मुझे मेहमानों के सामने ही बेइज्जत करके रख दिया। चलो उठो ज़रा बेड की चादर बदल दूँ। मैं बेड से उतरी। उन्होंने चादर उतार कर सोफे पर रखी और बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी। ये देखकर तो मैं जैसा मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में दबोच लिया था। कहने लगी, शादी के हंगामे में इंसान की मत ही मारी जाती है। 2 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने बेड पर सफ़ेद रंग की चादर बिछा दी थी। कहने लगी, आमिर इस मामले में बड़ा ही वहमी है। बेड की चादर देखकर उसने तो पूरा घर सर पर उठा लिया था। फ़ौरन गुस्से से दनाता मेरे पास आया। कहने लगा, भाभी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरे बेड पर शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछा देना, और अब मैं कमरे में देख कर आ रहा हूँ कि बेड पर सफ़ेद चादर नहीं है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि लड़की कुंवारी है या फिर चरित्रहीन है। अपनी जेठानी के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पूरे शरीर से पसीना छूट गया था। मेरी जेठानी कमरे से जा चुकी थी, लेकिन मेरा दिल तो जैसे धड़कना ही भूल गया था। मैं बार बार अपने हाथों की उंगलियां चटका रही थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं और क्या ना करूं। कुछ देर के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था और आमिर के कमरे में दाखिल हुआ था। मैं संभल कर बैठ गई। इस बार उसके चेहरे के तने हुए भाव थोड़े नॉर्मल थे। वह मेरे पास आया। जैसे ही मेरे पास बैठा मैं डर के मारे कांपने लगी थी। उसने मेरा चेहरा थोड़ी से पकड़कर ऊपर किया। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई थीं। कुछ देर तक वह मेरे चेहरे को बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। फिर कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। जितनी तुम्हारी तारीफ़ खूबसूरती की बातें मैंने अपनी भाभी से सुनी थी, वे सभी तुम्हारे सामने कम हैं। भाभी ने तुम्हारी खूबसूरती की बहुत तारीफ़ें की थीं, लेकिन तुम्हें देखकर लग रहा है जितनी भी तारीफ़ें की हैं वह कम थीं। तुम तो उन तारीफ़ों से कई ज़्यादा गुना खूबसूरत हो। ये कहकर जैसे ही उसने अपनी जेब से मखमली डिबिया निकाली थी, जिसमें शायद मुँह दिखाई का कोई तोहफ़ा था। मेरा दिल अब भी धक धक कर रहा था। उसने एक चैन निकाली और मेरे गले में पहनाने लगा। चैन को पहनाते हुए आमिर की उंगलियां मेरी गर्दन पर शरारत करने लगी तो मेरी तो जान पर बनाई थी। उसकी आंखों की बेचैनी अब बढ़ने लगी थी। उसकी आंखों में छाने वाला खुमार मेरी जान निकाल रहा था।
धीरे धीरे वह मेरे करीब होने लगा था, लेकिन मैं एकदम से पीछे हट गई थी। मेरी इस हरकत पर वह मुस्कुराने लगा, कहने लगा, नैना, शादी हुई है हम दोनों की, पति पत्नी रिश्ता ऐसा ही होता है, हम दोनों के बीच कोई भी पर्दा नहीं है। ये कहते हुए आमिर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जो बिल्कुल ठंडा हो रहा था। शायद धीरे धीरे वह मुझे विश्वास में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं पूरी की पूरी लरज रही थी। आमिर फिर से मुझे समझाने लगा, देखो नैना, ये हमारे बीच जो कुछ भी हो रहा है ये जायज़ है। लड़कियां ऐसे मौके पर अक्सर घबरा जाती हैं, लेकिन मेरा विश्वास करो, मुझसे तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मैं पति हूँ तुम्हारा। शायद मेरे कांपने और घबराने पर वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरे कांपने और घबराने की वजह कुछ और ही थी। मैं अपने घर से विदा होने से पहले नींद की 4 गोलियां खाकर आई थी, इसीलिए धीरे धीरे मेरी आंखों में नींद उतरने लगी थी। देखते ही देखते मैं नींद की गहरी वादियों में उतरती चली गई थी। बस मुझे ये याद था कि आमिर मुझे हिला-झुला रहा था। कह रहा था, नैना, तुम्हें क्या हुआ है? उसके बाद मेरा दिमाग बिल्कुल अंधेरे में जा चुका था। जब मुझे होश आया, मुझे ड्रिप लगी हुई थी और मैं अपने ही कमरे में लेटी हुई थी। मेरी जेठानी मेरे सिरहाने बैठी थी, मेरी नंद भी मेरे बेड के पास ही खड़ी हुई थी और मुझ पर फूंके मार रही थी। आमिर कमरे में चहलकदमी कर रहा था। ये सब देखकर मैंने उठकर बैठने की कोशिश की तो मेरी जेठानी कहने लगी, लेटी रहो। डॉक्टर भी कमरे में मौजूद थी। उसने मुझे होश में आते ही देखा तो कहने लगी, जैसे ही ड्रिप ख़त्म हो गई, आमिर से कहिए कि ड्रिप उतार दे। फिर उसने मुझे कुछ मेडिसिन लिख कर दे दी और कहने लगी कि इन्हें रेगुलर इस्तेमाल करना। जल्दी ही डॉक्टर कमरे से जा चुकी थी। मेरी जेठानी कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए दूध का गिलास लाती हूँ। यह कहकर वे भी कमरे से निकल गई। पीछे पीछे मेरी नंद भी चली गई। मैंने आमिर की तरफ देखा तो उसके माथे पर बल पड़े हुए थे। गुस्से से कमरे के चक्कर काट रहा था। मैंने घड़ी की तरफ देखा, सुबह के 6 बजने वाले थे। मैं अभी तक दुल्हन के जोड़े में थी, लेकिन उसने अपने कपड़े बदल रखे थे। मेरे पास आया और मुझसे गुस्से से घूरने लगा। कहने लगा, ये क्या तमाशा था? तुमने रात को नींद की गोलियां खाई थीं? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं नज़रें चुराने लगी। वह कहने लगा, आर यू मैड? नैना, तुम पागल हो? तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं था? मैंने कहा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि मुझे शादी से डर लगता है। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तो इस बात का ये हाल था कि तुमने पूरी रात हम सबको परेशान कर दिया। कोई भी लड़की अपनी शादी की रात नींद की गोलियां खाकर नहीं आती। हर लड़की की ही शादी होती है और शादी की रात कुछ ना कुछ घबराहट होती है, क्योंकि वे एक नए रिश्ते में बंधने जाती है और पति से उसका संबंध काफ़ी गहरा होता है। लेकिन कोई भी लड़की नींद की गोलियां नहीं खाती। मेरी ड्रिप ख़त्म हो चुकी थी। आमिर ने मेरी ड्रिप उतार दी और मुझे प्यार से समझाने लगा। कहने लगा, आज की रात के लिए मैंने बहुत से सपने अपनी आंखों में सजाए थे, लेकिन मुझे लगता है जैसे तुम्हें कुछ समय देना चाहिए, ताकि तुम दिमागी तौर पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि रात वाली हरकत मैं दोबारा नहीं चाहता। यह सुनकर मैं कुछ देर के लिए रिलैक्स हो गई थी। मैं यही तो चाहती थी कि वह मेरे करीब ना आए, मुझसे कोई रिश्ता ना बनाए, क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ी वजह थी। लेकिन ये कब तक मुमकिन था? वह मुझे कितना समय दे सकता था? कम से कम 4 दिन, 1 हफ्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना दे सकता था। उसकी आंखों की बेचैनियां देखकर मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं कैसे इस इंसान से उमड़ती मचलते जज्बातों को रोक सकती हूँ। वह मेरे चेहरे को बड़ी गौर से देख रहा था और मैं बदआवाज़ थी। न मेरे दिल में कोई उमंग थी, न ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। यह एक ज़बरदस्ती का बंधन था। खैर, मेरा एक सारा डर उस बेडशीट को लेकर था, जो मेरे लिए मौत का पैगाम लेकर आती थी। अगर रात को मैंने नींद की मेडिसिन न खाई होती तो आमिर कहने लगा, कितनी खूबसूरत और मासूम हो। तुम्हें देखकर मेरा दिल बेईमानी करने पर मुझे उकसाने लगता है। लेकिन खैर, तुम्हारा ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है। ये कहकर वह वहाँ से उठकर चला गया था। कुछ देर के बाद मेरी जेठानी मेरे लिए दूध का गिलास लेकर आई। मुझे दूध पिलाकर उन्होंने मुझे सोने के लिए कह दिया। मैं दोबारा से लेट गई और सो गई। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग नहीं थे। मेरी एक नंद थी, वे भी शादीशुदा थी। मेरे जेठ और जेठानी थे, वे भी अपने अलग घर में सेटल थे, अभी सिर्फ शादी के लिए इस घर में आए हुए थे। मेरी जेठानी और नंद का व्यवहार मेरे साथ बहुत ही अच्छा था। आमिर ने 2-3 दिन मुझे कुछ भी नहीं कहा था। बस मुझे अपने रिश्ते के बारे में बताता रहता कि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है।
इन 3 दिनों में ये जान चुकी थी कि वह कभी भी इस्तेमाल की हुई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता था। मुझे नफ़रत है ऐसी चीज़ों से जो किसी की और की इस्तेमाल की गई हों। एक बार खाने के बीच मेरे जेठ ने आमिर के गिलास से पानी पी लिया और वही गिलास मेरे जेठ ने आमिर के सामने दोबारा रख दिया। लेकिन मैंने देखा कि आमिर ने दूसरा गिलास उठाया और उसमें पानी पिया था। यहाँ तक कि वह एक बार तो मैंने उसका तौलिया इस्तेमाल कर लिया, तो वह मुझ पर ही गुस्सा होने लगा, कहने लगा कि कोई मेरी चीज़ों का इस्तेमाल करे तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। प्लीज़ मेरी चीज़ों का इस्तेमाल मत किया करो। नैना, मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। जैसे जैसे समय गुज़र रहा था, मेरा दिल था जिसे थम ही नहीं रहा था, क्योंकि जिस हकीकत को मैं अपने साथ लाई थी वह इतनी भयानक थी कि कोई भी मर्द उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और आमिर की आदत जिस तरह की थी, मेरा दिल उस वक्त यही सोचकर कांपने लगता कि जब वह मुझसे दोबारा अपने रिश्ते के हक़ को वसूल करेगा, तो उस समय मैं क्या करूँगी? उस वक्त मैं कैसे अपना बचाव करूँगी? यही सोचकर मेरा दिल दहल लगता था। मेरी शादी को 8 दिन गुज़रे तो मैंने घर का काम भी करना शुरू कर दिया था। खाना भी बनाने लगी थी। अब तो मेरी जेठानी भी अपने घर जा चुकी थी। शाम को जब आमिर अपने ऑफ़िस से वापस आया, तो खाने के बीच मुझे ही देख रहा था। खाने के बाद मैं किचन में जाकर बर्तन धोने लगी, वह मेरे पीछे ही आ गया। कहने लगा, बहुत ज़ालिम हो। 10 दिन गुज़र गए हैं हमारी शादी को, लेकिन तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख़याल नहीं है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहता हूँ। वह मेरे पास आ गया और मेरे हाथ में पकड़े बर्तन उसने सिंक में रखे और कहने लगा, छोड़ो ये सब और मेरे साथ कमरे में चलो। वह मेरा हाथ थामे मुझे कमरे तक ले जाने लगा। कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने कुंडी लगा दी और मैं यूं ही थी जैसे थर थर कांपने लगी थी। मेरी धड़कनें बुरी तरह से चल रही थी। मुझे घुटन का एहसास हो रहा था। मेरी हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगी थी। मेरे डर को देखकर उसने मुझे बेड पर बिठाया और कहने लगा, आखिर तुम्हें प्रॉब्लम क्या है नैना? कोई भी लड़की ऐसा नहीं करती जैसा तुम कर रही हो। वैसे तो तुम ठीक ठाक रहती हो, भाभी के सामने भी अच्छी भली बातें करती थी, घर के काम भी कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास नहीं है। जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता हूँ, तुम बुरी तरह से कांपने लगती हो। ऐसा कब तक चल सकता है? मैंने कहा, मुझे डर लगता है। कहने लगा, मैं किस लिए हूँ? तुम्हारा सारा डर ख़त्म कर दूंगा, तो मैं ज़रा भी तकलीफ़ नहीं होने दूँगा। ये कहकर उसने मेरे चेहरे पर आईलैट अपनी उँगलियों से पीछे की थी। फिर धीरे-धीरे वह अपने हाथों से मेरे चेहरे को छूने लगा, लेकिन मैंने फ़ौरन से उसका हाथ पीछे करना चाहा। लेकिन इस बार उसने मेरा हाथ अपने दूसरे हाथ में लेकर रोका था। कहने लगा, आज नहीं, आज तुम मुझे नहीं रोकोगी। आज अगर मुझे ज़बरदस्ती भी करनी पड़ी तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा। बहुत तड़पा लिया तुमने मुझे। तुम्हारे डर को मैं अपनी मोहब्बत से दूर कर दूँगा। ये कहकर उसने मेरे बाल खोल दिए और मेरी हालत ये थी कि मैं अपने आँसू बड़ी मुश्किल से रोके हुए थी। इससे पहले कि वह मेरे और करीब आता, मैंने अपना हाथ उसके सीने पर रखकर उसे रोका था। मैंने कहा, आमिर, प्लीज़ मुझे थोड़ा-सा समय दो। कहने लगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसकी शरारतें धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही थीं। उसकी गरम-गरम साँसें मेरी गर्दन पर पड़ने लगी थीं और एकदम ही मैंने उसे खुद से पीछे किया था। मैंने कहा, आमिर, मुझे घुटन हो रही है, ऐसा लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अच्छा क्या हो जाएगा तुम्हें? बेहोश हो जाओगी? ठीक है, हो जाओ बेहोश, लेकिन होश में आने के बाद भी मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करूँगा जिसका मैं हक़ रखता हूँ। मैं रोने लगी, उसे खुद से दूर करने लगी। मेरी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ने लगी, लेकिन वह मुझे छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वह मेरे बेहद करीब आ चुका था, मुझे अपनी बाहों में समेट चुका था। मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन एकदम ही जैसे उसे कुछ याद आया, वह फ़ौरन मुझसे पीछे हटा कहने लगा, वह सफ़ेद चादर तो बिछाना ही भूल गया। ये सफ़ेद चादर मेरे लिए मौत का संदेश था। इससे पहले वह मेरे पास से जाता, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे डर लगता है। मेरी बात पर वह हैरत से मुझे देखने लगा। कहने लगा, क्या चीज़ हो तुम भी? मेरे पास आने से भी डरती हो और मेरे दूर जाने से भी डर लगता है। अभी 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। एक बार सफ़ेद चादर ले आऊँ? ये कहकर उसने मेरा हाथ अपने बाजू से जुदा किया और खड़ा हो गया। अलमारी में सफ़ेद चादर ढूंढने लगा, लेकिन वह चादर तो मैं पहले ही छुपा चुकी थी। काफ़ी देर तक वह उस सफ़ेद चादर को ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो उसने ठंडी आ भरी
और अलमारी बंद कर दी। वापस आकर लेट गया। कहने लगा, सफ़ेद चादर ने आज तुम्हारी जान बचा दी है। पता नहीं भाभी ने वो चादर कहाँ रख दी है। यह सुनकर मैं चुप हो गई। फिर कहने लगा, नैना तुम मेरी आदत हो, इतने दिनों में अच्छी तरह समझ गई हो। मुझे ये कहना अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी जैसा कि आजकल का माहौल है, सावधानी ज़रूरी होती है। मैं नहीं चाहता मुझे ऐसी लड़की मिले जो पहले से ही अपनी इज्जत गंवा कर आई हो। ये कहकर उसने अपनी साइड का लैंप ऑफ कर दिया और सोने के लिए लेट गया। लेकिन मेरी नींद तो जैसे मेरी आँखों से गायब हो चुकी थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे नींद नहीं आई थी। अगले दिन आमिर मुझसे कहने लगा कि उसका एक दोस्त है जो बाहर देश गया था, अभी वापस आया है और उसे पता चला है कि मेरी शादी हो गई है। इसीलिए कहने लगा कि अपनी शादी की पार्टी दो। ये कहकर आमिर मुस्कुराने लगा। कहने लगा, मैंने उसे चाय पर बुलाया है, तुम चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम कर लेना। मैंने कहा, जी ठीक है। मैंने चाय का अच्छा खासा इंतज़ाम किया था। शाम तक आमिर का दोस्त भी आ गया था। मैंने किचन में सब कुछ तैयार कर रखा था। आमिर किचन में आया, चाय को लेकर अपने दोस्त के सामने रख दी, लेकिन आमिर मुझे भी बुलाने लगा। कहने लगा, तुमसे मिलना चाहता है। मैंने कहा, मैं क्यों किसी अजनबी से मिलूं? वह आपका दोस्त है। वह कहने लगा कि वह मेरा दोस्त है और बहुत ही अच्छा दोस्त है, इसलिए तो मैं उस अजनबी की कोई ज़रूरत नहीं है। अजनबी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा शरीफ लड़का है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ड्राइंग रूम में ले जाने लगा। लेकिन ड्राइंग रूम में जाने से पहले ही उसके दोस्त पर मेरी नज़र पड़ी थी और मेरे होश उड़ गए थे। ऐसा लगा कि जैसे ज़मीन आसमान मेरी आंखों के सामने घूम गए थे। मेरी आंखों के नीचे अंधेरा छा गया था। मैं वहीं के वहीं बैठ गई। आमिर कहने लगा, नैना क्या हुआ तुम्हें? चलो मेरे दोस्त से एक मुलाकात कर लो, वो तुम्हें देखना चाहता है। मैंने कहा, आमिर पता नहीं क्यों मेरा सर चकरा रहा है। मैं कुछ देर अपने कमरे में आराम करना चाहती हूँ। मेरी हालत को देखते हुए आमिर ने मुझे कुछ और नहीं कहा और ख़ुद ही अपने दोस्त के पास चला गया और मैं कमरे में चली आई। मेरे डर की असली वजह वही तो इंसान था जो अभी अभी आमिर का दोस्त बना ड्राइंग रूम में बैठा था। मैं फूट फूट कर रोने लगी। यह कड़वी हकीकत थी जिसे मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजू से मेरी पहली मुलाकात एक स्टोर पर हुई थी। हम दोनों ही न्यू ईयर का कार्ड लेना चाहते थे और इत्तेफाक था कि वह कार्ड बस एक ही था जिस पर हमारी बहस हुई। न्यू ईयर का वह कार्ड ऐसा था कि हम दोनों को वही कार्ड पसंद आया था। सेम वैसा ही कार्ड दूसरा उस शॉप पर नहीं था। हम दोनों उस कार्ड को लेकर बहस करने लगे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद राजू ने वह कार्ड मुझे दे दिया था, लेकिन उस कार्ड पर उसने अपना नाम और नंबर भी लिख दिया था। जब मैंने घर आकर देखा तो उसका नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। काफ़ी खूबसूरत नौजवान था, लेकिन खैर मुझे उसकी इस हरकत पर गुस्सा आया था, क्योंकि अब वह कार्ड मेरे किसी भी काम का नहीं था। अगर मैं अपनी फ्रेंड को वह कार्ड देती तो उस कार्ड पर उस लड़के का नाम और फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैं वह कार्ड अपनी फ्रेंड को नहीं दे सकती थी। मैंने गुस्से में उस नंबर को डायल किया और उसे डांटने लगी कि तुमने अपना नंबर इस कार्ड पर क्यों लिख दिया? अब यह मेरे किसी भी काम का नहीं है। खैर, यहीं से हमारी बातों का सिलसिला शुरू हुआ था, जो बढ़ते बढ़ते बहुत आगे तक चला गया था। मुझे राजू से मोहब्बत हो गई थी और वह भी तो मुझसे मोहब्बत करने लगा था। पहले तो हमारे बीच सिर्फ बातें ही होती थीं, लेकिन धीरे धीरे वह मेरी तारीफ़ें करने लगा कि पहली नज़र में ही तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और जानबूझकर मैंने तुमसे बहस शुरू की थी। मुझे उस कार्ड से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं चाहता तो दूसरा कोई कार्ड ले सकता था। मुझे दिलचस्पी तो तुमसे थी, इसीलिए मैंने अपना नंबर लिख कर दे दिया था। पहले तो मेरा इरादा उससे सिर्फ दोस्ती करने का था, जैसा कि मेरी दोस्तों ने भी कर रखी थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी और वह मुझे बहुत प्यारा हो जाएगा। 6 महीने में ही हमारा ये हाल था कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। हमारे बीच अब किसी भी बात का कोई पर्दा नहीं रहा था। हम एक दूसरे से हर तरह की बातें शेयर करने लगे थे। वे बातें जो भी हमें करनी होती थीं। शैतान जब इंसान पर हावी होने लगता है तो उसकी अकल ख़त्म हो जाती है। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। धीरे धीरे मैं बहकने लगी थी, अपनी राह से भटकने लगी थी। शायद ये उम्र ही कुछ ऐसी जज्बाती
उम्र होती है। उस समय मैं इंटर क्लास में थी और मेरी उम्र उस समय 17 साल की थी। ये ऐसी नाजुक उम्र होती है कि लड़कियां बहुत जल्दी अपनी राह से भटक जाती हैं। एक बार मुझे राजू ने मिलने के लिए बाहर बुलाया था। मेरा अपना खुद का ये हाल था कि अब बातों से मन नहीं भरता था। मैंने सोचा कि एक मुलाकात कर लेनी चाहिए और मैं उससे मिलने के लिए चली गई थी। एक दूसरे को देखकर हमारे जज्बात उभरने लगे थे, बेकाबू होने लगे थे। मुलाकातों का सिलसिला जारी हो गया था और एक बार वह सब कुछ हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो उस दिन कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन असल मकसद तो राजू से मुलाकात करना था। पहले मुलाकात में हम एक कैफ़े में मिलते थे। एक दूसरे को देखकर हमारा मन नहीं भरता था। हम एक दूसरे के और भी करीब होना चाहते थे। मैं इस बार राजू से यही कहना चाहती थी कि वह अब अपना रिश्ता मेरे लिए भेज दे। हालाँकि चाहता तो वो भी था, उसकी भी यही थी। वह मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर ले गया। हालाँकि अकेले फ्लैट में मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, लेकिन धीरे-धीरे मेरी घबराहट कम होने लगी थी। राजू मुझे बताने लगा कि मैं अपने बड़े भाई के पास इटली जा रहा हूँ। 3 साल बाद वापस लौटूँगा और फिर तुम्हारा रिश्ता माँग लूँगा। 3 साल में मैं अच्छा भला सेटल हो जाऊँगा, तो तुम्हारे घरवाले रिश्ते पर ऐतराज़ नहीं करेंगे। राजू की बातें सुनकर मेरी आँखों से आँसू बहने लगे थे। मैंने कहा, राजू मैं 3 साल कैसे गुज़ारूँगी? तुम्हारे बगैर तो मैं मर जाऊँगी। आँखें तो उसकी भी नम थीं। पता ही नहीं चला कि मैं कब रोते-रोते उसके करीब हो गई थी। मैंने उसके कंधे पर सर रख दिया था और रोने लगी थी। हम दोनों का ही यही मिलन पहला मिलन था। राजू की ज़िंदगी में भी मुझसे पहले कोई लड़की इतने करीब नहीं हुई थी और ना ही मेरी ज़िंदगी में कोई लड़का आया था। वह मुझे तसल्ली देने लगा, कहने लगा, तुम परेशान मत हो, अभी मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मैं तुम्हारे माँ-बाप के बिना नौकरी के तुम्हारे रिश्ता मुझे रिश्ता नहीं देंगे। मैं उसके साथ लगाए कर रोए जा रही थी। पता नहीं कब राजू पर खुमारी चढ़ने लगी थी और वह मुझे धीरे-धीरे अपनी बाहों में भरता चला गया। कहने लगा, मैं भी तुम्हारे बगैर कैसे जीऊँगा? मुझे एक यादगार मुलाकात दे दो ताकि मैं वहाँ पर जब भी उदास होऊँ तो तुम्हें याद कर लिया करूँ। इन हसीन पलों को याद करके दिल को सुकून पहुँच लिया करूँ। ये सुनकर मैं एकदम से घबरा गई थी और राजू से पीछे हटी तो मैंने इनकार किया, लेकिन उसकी मोहब्बत के सामने मैं भी बेबस हो गई थी। मैं उसे ज़्यादा मना नहीं कर पाई। धीरे-धीरे हम बेहद करीब होते चले गए और मुझे खुद ही अंदाज़ा नहीं हुआ वह मुलाकात मेरी ज़िंदगी भर का रोग बन चुकी थी। जब जज़्बातों का तूफ़ान ठंडा हुआ तो मैं अपना सब कुछ खो बैठी थी। मैं बस रोई जा रही थी। वह शर्ट पहनते हुए कहने लगा, मैं तुमसे कभी भी बेवफ़ाई नहीं करूँगा। मैंने कहा, राजू मुझे डर लग रहा है, अगर देर हो गई तो मैं क्या करूँगी? कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तुम सिर्फ़ इंटर में हो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई पूरी होगी मैं वापस आ जाऊँगा। बल्कि इससे पहले ही वापस आ जाऊँगा। बस तुम शादी मत करना और मेरा इंतज़ार करना। ये कहकर वह चला गया था, लेकिन वह नहीं आया। पहले-पहले तो वह मुझसे बातें कर लिया करता था, लेकिन धीरे-धीरे फिर उसकी कॉल भी आना बंद हो गई थी। उसका फ़ोन भी बंद जाने लगा था। बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उससे कोई भी बात नहीं हो पा रही थी। 4 साल तक मैंने उसका इंतज़ार किया था, लेकिन वह नहीं आया। मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे रिश्ते आने लगे थे। मैं अपने माँ-बाप को भी कोई बहाना बनाकर टाल देती थी और कोई बहाना कर देती थी, लेकिन आमिर के रिश्ते में ऐसी कोई कमी नहीं थी मैं इनकार कर सकती। वह खूबसूरत था, हैंडसम लड़का था, उसमें कोई भी कमी नहीं थी। फिर मैंने मना कैसे कर सकती थी? माँ बाप ने मेरी उससे शादी कर दी और मैं उसकी पत्नी बनकर उसके घर आ गई। लेकिन जैसे ही शादी की पहली रात सफ़ेद चादर बिछाई गई, मैं अजीब घबराहट के घेर में गिर गई थी, क्योंकि वह जान जाता कि मैं एक पवित्र नहीं हूँ। और अब तो राजू मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। वह क्यों आया था? जब 4 साल में नहीं आया, तो अब क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने आ गया? मैं तो पहले से ही बड़ी मुश्किल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा पति मुझे बिना सफ़ेद चादर के अपनाने को तैयार नहीं था। उसे मेरी पवित्रता का सबूत चाहिए था, जो मैं खो चुकी थी। शाम से रात हो गई थी। आमिर कमरे में आया तो मुझे रोता देखकर पूछने लगा। मैंने कहा, मेरे सर में बहुत दर्द है। कहने लगा, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, मैं टेबलेट खा लूँगी और कुछ ही देर में ठीक हो जाऊँगी। वह कहने लगा, राजू मेरा बहुत गहरा दोस्त है, मैं चाहता था तुम भी हमारे साथ बैठकर बातें करती। फिर आमिर कहने लगा, जानती हो नैना, मेरे दोस्त राजू के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? कहने लगा, उसे एक लड़की से मोहब्बत हुई थी, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दे दिया। वह तो उस लड़की के खातिर विदेश में चला गया था ताकि खुद को सेटल कर सके और उस लड़की से शादी कर सके, लेकिन उस लड़की ने उसे धोखा दिया। वह जहाँ गया था वहीं उसका एक्सीडेंट हो गया था।
जिसमें उसकी एक टांग भी खराब हो गई। वह अब भी स्टिक के सहारे से चलता है। इस एक्सीडेंट में उसका मोबाइल भी किसी ने उठा लिया था और उसे वापस नहीं मिला, इसीलिए उस लड़की से दोबारा बात नहीं कर पाया। जिसका कंपनी में उसे नौकरी मिली थी, उन्होंने ही उसका इलाज करवाया था, लेकिन उसे 4 साल के लिए कैद कर लिया गया था कि जैसे ही वह ठीक होगा दोबारा से नौकरी ज्वाइन करेगा और 4 साल तक वापस हिंदुस्तान नहीं जा सकता। उस लड़की से वह चाहकर भी कोई बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसका फ़ोन नंबर उसी फ़ोन में था जो एक्सीडेंट की वजह से वही मौके पर किसी ने उठा लिया था। जब वापस आया तो उसे पता चला कि उस लड़की की शादी हो चुकी है। उस लड़की ने उसके साथ बेवफ़ाई की, उसका इंतज़ार तक नहीं किया, बस यही बताने के लिए आया था। फिर कहने लगा कि तुम्हें पता है, मैं शादी की रात सफ़ेद चादर क्यों बिछाना चाहता था? मैंने पूछा क्यों? कहने लगा उस लड़की ने मोहब्बत में राजू के साथ सारी हदें पार कर दी थीं और फिर किसी दूसरे के साथ शादी करके खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। अपने पति को धोखा दे रही है। ऐसी बहुत सी लड़कियों के बारे में मैंने सुन रखा है, जो शादी से पहले अय्याशियाँ करती हैं और पति को खबर भी नहीं होती कि उनके साथ ज़िंदगी गुजारने वाली लड़की पवित्र है या फिर अपनी इज़्ज़त पहले ही गँवा चुकी है। अब मैं और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं आमिर के पास आई और मैं रोने लगी। आमिर ने कहा, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? मैंने उसके सामने अपने हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा, आमिर मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं तुमसे अब और ज़्यादा झूठ बोलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। मैंने आमिर को सब कुछ सच-सच बता दिया। वह हैरत से मुझे देख रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। मैंने राजू से मोहब्बत की थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये पाप कर बैठी थी। मैंने 3 साल तक उसका इंतज़ार किया। मुझे लगा उसने बेवफ़ाई की है। मैं नहीं जानती थी कि उसके साथ ये हादसा हो गया है। शादी के बाद मुझे यही डर लगता था कि तुम जान जाओगे तो मुझे नहीं रखोगे और तलाक दे दोगे, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे करीब आओ। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी आदत को देखकर मैं डर जाती थी कि तुम इस्तेमाल की हुई चीज़ें दोबारा इस्तेमाल नहीं करते, फिर मुझे कैसे अपना सकते थे। लेकिन आज मैंने तुमसे अपनी सारी बातें कह दी हैं। चाहो तो मुझे माफ़ कर दो, चाहो तो मुझे सज़ा दे दो। मेरी बात सुनकर आमिर की आंखें गुस्से से लाल हुई थीं। कहने लगा, ये कैसी मोहब्बत थी तुम्हारी जिसमें तुमने अपनी इज़्ज़त गंवा दी? फिर कहने लगा, मोहब्बत और इज़्ज़त एक साथ औरत को सिर्फ़ उसका पति दे सकता है और गैर मर्द नहीं दे सकता। मुझे अपने दोस्त राजू की ये बात बुरी लगी थी कि उसने मोहब्बत में एक लड़की की इज़्ज़त मांग ली थी और हमेशा उसको इस बात पर मैं बुरा भला ही कहता रहता था, क्योंकि ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम मेरी मोहब्बत बन गई थी। शादी के साथ फेरे लेते ही तुम्हारी मोहब्बत खुद ब खुद हो गई थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुझे इस्तेमाल की हुई चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन तुम कोई चीज़ नहीं, बल्कि मेरी पत्नी हो। पति पत्नी एक दूसरे का वस्त्र होते हैं और वस्त्र इंसान के शरीर को छुपा कर रखते हैं, उनकी कमियों को, उनके ऐब को छुपा लेते हैं। इसीलिए मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हारा ये ऐब भी छुपा लूँ। यह कहकर उसने मेरा हाथ थामा था। मैं तो पत्थर की बन गई थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आमिर का दिल इतना बड़ा भी हो सकता है। बस 1 मिनट लगा था कि मेरे दिल में आमिर की मोहब्बत राजू से भी कई गुना बढ़ चुकी थी। चाहे जाने के काबिल था। वह मुझे माफ़ कर चुका था। उसने राजू से दोस्ती ख़त्म कर दी थी। उसके बाद राजू कभी हमारे घर नहीं आया था। ना ही आमिर ने कभी उसकी चर्चा की थी। मेरी शादी को आज 5 साल हो चुके हैं। हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है। आमिर ने मुझे मेरे अतीत के हवाले से ताना नहीं दिया। अब मेरा तो ये हाल है कि मैं आमिर की दीवानी हो चुकी हूँ। उसकी ज़ुबान से निकला हर शब्द मेरे लिए हुक्म का स्थान रखता है। असल मोहब्बत वही है जो अपने पति से की जाती है, क्योंकि वह मोहब्बत आपको मोहब्बत के साथ साथ इज़्ज़त भी देता है। दूसरी मोहब्बतों की तरह मोहब्बत के बदले इज़्ज़त नहीं मांगता। भगवान के लिए अपने पति से मोहब्बत करें, ना कि गैर मर्द की मोहब्बत भरी 4 बातें सुनकर अपनी इज़्ज़त को दांव पर लगाएं। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को लेकर आपने क्या राय दी, ज़रूर दिया करें। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।